बाकी लोग भी उत्तर दे सकते हैं, ऐसा कुछ बहुत जटिल प्रश्न नहीं पूछा गया आप लोगों से कि किस भारतीय के द्वारा सबसे पहला विद्रोह किया गया। अरुण, यस सबसे पहला विद्रोह किसने किया? नहीं पता है। नहीं पता। और है सर। हाँ बताइए, अनिल बताइए। सर मंगल पांडे। मंगल पांडे। क्या डेट थी उनकी? 1857 का विद्रोह ना? यस सर। 1857 का विद्रोह, ठीक है, अच्छी चीज है। अब अगर ये देखा जाए, पूछा जाए आपसे कि भारत को स्वतंत्रता किसने दिलवाई, तो क्या बोलेंगे आप? कुछ प्रमुख नेताओं का नाम बताइए जिनके कारण भारत देश स्वतंत्र हुआ। कुछ प्रमुख नेताओं का तो नाम सबका बताइए। योगदान महत्वपूर्ण हैं? सर, इसमें तो सबका योगदान था। हाँ तो जैसे मान जितने लीजिए, भी क्रांतिकारी हुए या फिर उदारवादी नेता हुए। हाँ जैसे मान लीजिए कि दादा भाई नौरोजी, हाँ, हाँ फिर महात्मा गांधी की परंपरा, फिर भगत सिंह की परंपरा, इन सबका योगदान आप मानते हैं। ठीक है, सब कुछ ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब सोचने की बात ये है, महत्वपूर्ण रूप से सोचने की बात ये है कि जो हम लोग बात कह रहे हैं वो एक विशेष प्रकार के दृष्टिकोण को ही सूचित करता है। जैसे हमने पूछा कि भारत की स्वतंत्रता किसने दिलाई, तुरंत हमारा ध्यान गया दादा भाई नौरोजी हो सकते हैं, गांधी जी हो सकते हैं, नेहरू जी हो सकते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो सकते हैं। फिर जैसे हमने कहा कि भाई सबसे पहले विद्रोह किसने किया था, 1857 के विद्रोह का याद आया। ये इतिहास लेखन के एक विशेष दृष्टिकोण का परिचायक है ना, जिसमें क्या किया गया है कि जो ऊपर के आंदोलन हैं उन ऊपर के आंदोलनों को बेस मान लिया गया है और उस आंदोलन को आधार बन करके कि इतिहास लिखा गया है। इसको बोला जाता है ऊपर से इतिहास लेखन की परंपरा। अब ऊपर से इतिहास लेखन की परंपरा में क्या है, जो महत्वपूर्ण नेता है उनको आधार मान करके विश्लेषण किया गया है, और जो कॉमन पीपल है यानी सामान्य आदमी है, जो अंतिम व्यक्ति है, उसके योगदान की चर्चा नहीं करी गई। जैसे हमने कहा कि पहला विद्रोही कौन, तो आपने कहा कि 1857 का विद्रोह, और 1857 का विद्रोह और मंगल पांडे। तो आपके दिमाग में सबसे पहले सन्यासी विद्रोह क्यों नहीं आया? आपके दिमाग में सन्यासी विद्रोह क्यों नहीं आया? सन्यासी विद्रोह के लोग क्यों नहीं याद आए? कि सबसे पहला विद्रोह जो था वो सन्यासी विद्रोह था। सबसे पहली पैरेलल गवर्नमेंट सन्यासी विद्रोह के लोगों ने बनाया ना। सबसे पहले 2 साल तक ऐसी स्थिति आई कि एक विशेष क्षेत्र है जहां पर अंग्रेज प्रवेश नहीं कर पाए, उनको प्रवेश नहीं करने दिया गया। 2 साल अंग्रेज और ईस्ट इंडिया कंपनी उन क्षेत्रों में प्रवेश नहीं कर पाए, उन क्षेत्रों से उनको बाहर ही रहना पड़ा। नहीं याद आया? इसलिए नहीं याद आया कि आपको जैसा इतिहास पढ़ाया गया वैसा ही इतिहास आप पढ़ते हैं कि किसी चीज को बेस में ऊपर के महत्वपूर्ण नेताओं को बेस बना लिया जाता है और ऊपर में बेस बना करके उसी तरह से उसकी व्याख्या की जाती है। इसी को बोलते हैं ऊपर से इतिहास लेखन की परंपरा। लेकिन इसमें आम आदमी का विद्रोह, किसानों का विद्रोह, मजदूरों का विद्रोह, जमींदारों का विद्रोह, हाँ, और इसी तरह से विभिन्न प्रकार के वर्गों के विद्रोह को लगभग लगभग भुला दिया जाता है। उसके बाद इतिहास लेखन में एक धारा विकसित हुई, उस धारा को सबअल्टर्न थ्योरी कहते हैं। सबअल्टर्न थ्योरी कहते हैं, हिंदी में इसको उपाश्रयवादी शाखा कहते हैं। विवेक, भारत में सबअल्टर्न थ्योरी किसने शुरू किया था? लोग हैं सर, रणजीत गुहा हाँ, है, जैसे मुख्य जैसे प्रवर्तक जो हैं हमारे यहाँ, पार्थ
पार्थ ज्ञानेंद्र पांडे हैं, पार्थ चटर्जी हैं। हाँ ठीक है, और यही परंपरा सुमित सरकार की किताब में दिखेगी आपको। जी, सुमित सरकार भी। हाँ, सुमित सरकार भी उसी का वो एक तरह से प्रवक्ता है। तो ये नीचे से इतिहास लेखन किसको कहते हैं? यहाँ से इतिहास में एक चेंज हुआ। सबअल्टर्न थ्योरी ने ये बोला, भाई आप बस एक ऊपर के व्यक्ति को पकड़ के आप इतिहास लिख रहे हो। इसमें क्या है कि हमेशा ये लग रहा है कि ऊपर के व्यक्तियों का ही मुख्य रूप से योगदान था। थोड़ा नीचे पे देखना शुरू करो कि नीचे के लोगों ने संभवतः परिस्थितियां क्रिएट करी और उन परिस्थितियों का लाभ बड़े नेताओं ने उठाया। उससे एक चीज और होगा कि हमारे समाज में जो उपेक्षित लोग हैं, जिनका महत्व था, लेकिन उसके महत्व को हम लोग बहुत लंबे अरसे तक नहीं दर्शा पाए, और अभी भी हम लोग लगभग जूझ रहे हैं। तो उनके भी इतिहास पर थोड़ा थोड़ा सा बात समझिए। तो हिस्टोग्राफी की एक नई चिंतन की धारा आई, जिसको उपाश्रयवादी कहते हैं, और जिस इतिहास लेखन को नीचे से इतिहास लेखन की प्रक्रिया कहते हैं। आजकल हम लोग उसी नीचे से इतिहास लेखन की प्रक्रिया पर चर्चा करते हैं। इसीलिए देखिए 1857 के विद्रोह पर भी क्षेत्रीय परंपराओं पे बहुत चर्चा हो रही है। जैसे भी ज्ञान पांडे की बात हुई थी, जिक्र हुई थी, तो रीजनल हिस्ट्री को डेवलप करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। 1857 की कागजात को इकट्ठा करने के लिए गांव गांव घर घर घूमे, क्योंकि 1857 का विद्रोह गुप्त विद्रोह था। तो ग्रामीण परंपराओं में बहुत से ऐसे दस्तावेज मिले जिनको लोगों को मालूम नहीं था कि 1857 के विद्रोह के दस्तावेज है। और देखिए इसीलिए इधर क्या है, क्षेत्रीय आंदोलनों की परंपरा जो है वो आगे बढ़ी, और जो हमारा कॉमन मैन है वो एक तरह से जीवंत हो उठा, और उनके महत्व को फिर से हम लोगों ने स्थापित करने का प्रयास किया। 1899 और 1900 में एक विद्रोह हुआ। उस विद्रोह को हम लोग बिरसा मुंडा विद्रोह के नाम से जानते हैं। ठीक है, झारखंड के बनने से पहले बिरसा मुंडा के बारे में लोगों के मन में कितनी जागरूकता थी, बिरसा मुंडा के बारे में लोग कितना जानते थे? लेकिन क्या हुआ, फिर धीरे धीरे क्षेत्रीय अस्मिता का उभार हुआ, झारखंड बना, और बिरसा मुंडा एक बार पुनः जीवित हो गए। आप पूरा रांची की सड़कों पे जाके देखिए, रांची में रेलवे स्टेशन से लेके संसद तक आप चले जाइए, वहाँ के राज्य की जो संसद है वहां तक चले जाइए, मुझको नहीं लगता है कि कोई भी 10 कदम अगर आप बढ़ाएंगे तो बिरसा मुंडा का नाम आपको नहीं दिखेगा। जैसे उतरेंगे, बिरसा मुंडा चाय दुकान, बिरसा मुंडा समोसा की दुकान, बिरसा मुंडा चौक, बिरसा मुंडा कपड़ा की दुकान। ये जो बिरसा मुंडा है वो एक तरह से जीवित हो गया, और होना भी चाहिए। हाँ ठीक है, इसमें कहीं ये भाव नहीं है कि नहीं ऊपर के नेताओं का महत्व कम है। महत्व नहीं है, महत्व कम नहीं है, बस ये कि सामान्य लोगों के जो आंदोलन है, उन सामान्य लोगों के इतिहास लेखन को लगभग लगभग क्या है, छोड़ने की परंपरा रही। उसको एक बार फिर से हम लोग ऊपर ले आने का प्रयास कर रहे हैं, इतिहास लेखन के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। तो उन्हीं आंदोलनों को हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो ये आंदोलनों को पढ़ने से आपको क्या क्लियर होगा कि नहीं, पहला स्वतंत्रता सेनानी और पहला विद्रोह 1857 का विद्रोह नहीं था। 1857 के विद्रोह से पहले भी बहुत से ऐसे विद्रोह हैं जिनका क्षेत्र, जिनका नेचर उससे कहीं भी कमतर नहीं था। बात कर रहे हैं बहावी आंदोलन की। हाँ, पहला विद्रोह चंपारण में नहीं हुआ। अंग्रेजों का सामान्य लोग मानते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की परंपरा मध्यम वर्ग ने शुरू किया। ना ना, पढ़ा लिखा वर्ग तो ज्यादातर एडजस्ट करने का प्रयास करता है। पढ़ा लिखा वर्ग संघर्ष करने का नहीं प्रयास करता, ज्यादा एडजस्ट करने का प्रयास करता है। विद्रोह करने की परंपरा किसमें होती है? जो पढ़े लिखे कम है। तो जो कम पढ़े लिखे हैं ना, उनकी विद्रोह करने की परंपरा ज्यादा होती है, कॉमन मैन की होती है। पढ़ा लिखा आदमी को तो होता नहीं, किसी से ऊंची आवाज में नहीं बात करनी चाहिए, सिस्टमेटिक बात करना चाहिए।
पढ़ा लिखा जो नहीं है उसको अपनी बात कहनी है तो कहनी है, उसको नहीं मालूम है कि चिल्ला के नहीं बोला जाता है। हमारा काम नहीं हुआ तो हम चिल्ला के बोलेंगे, और आपको लगता है कि हम खराब हैं तो आपको लगे हमारा काम होना चाहिए, और नहीं होगा तो हिंसा भी हो सकती है, होगी। हमारे काम करने का अपना तरीका, हमारा काम होना चाहिए, बस हम नहीं जानते, चाहे वो अंग्रेज हो और चाहे जमींदार। तो ये जो भारतीय जनमानस की प्रतिक्रिया है इस रूप में बहुत महत्वपूर्ण है कि अंग्रेजों को पहला लापा झापड़ मध्यम वर्ग ने नहीं मारा, अंग्रेजों को पहला झापड़, पहला थप्पड़ किसने मारा? इस आम आदमी ने मारा, सामान्य व्यक्ति के द्वारा वो झापड़ लगा। तो ये जो है इस रूप में इतिहास लेखन बहुत महत्वपूर्ण है। तो चैप्टर क्या है? भारतीय जनमानस की प्रतिक्रिया। थोड़ा सा पहले कंसेप्चुअल चीज थोड़ा सा लिख लीजिए, तब फिर आगे बढ़ते हैं। सर इसकी पीडीएफ नहीं मिली थी, अभी नहीं मिली थी, कल इसकी मिलेगी, अभी पूरा नहीं हो पाया था इसलिए उसको पीडीएफ नहीं था। आज आप लिख लीजिए, कल आपको मिल जाएगी। ठीक ठीक ठीक। चलिए, भारतीय जनमानस की प्रतिक्रिया लिखिए। औपनिवेशिक शक्ति के विकास के साथ औपनिवेशिक शक्ति के विकास के साथ सबसे पहला विद्रोह भारतीय जनमानस की तरफ से हुआ, भारतीय जनमानस की तरफ से हुआ। इस विद्रोह के अंतर्गत 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 सामान्य जनता, किसान, जनजाति तथा अन्य लोगों की परंपराएं देखी गई। इस विद्रोह की परंपरा का विश्लेषण इतिहास लेखन में इतिहास लेखन में इतिहास लेखन में इतिहास लेखन में एक नई धारा को जन्म देता है। 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 अब हेडिंग डालिए, इतिहास लेखन की प्रक्रिया में अंतर। इतिहास लेखन की प्रक्रिया में अंतर।
इतिहास लेखन की प्रक्रिया को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। अब थोड़ा यहां से समझिए। अभी हम बस इस विद्रोह के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। एक बोला गया ऊपर से इतिहास लेखन और एक बोला गया नीचे से इतिहास लेखन। पहले देखते हैं कि ऊपर से जो इतिहास लेखन है, तो ऊपर से इतिहास लेखन का क्या अर्थ है। ठीक है, तो ऊपर से इतिहास लेखन का अर्थ क्या है, जिससे मान लीजिए कि नेशनल मूवमेंट का इतिहास लिखना है, तो हुआ क्या कि जो महत्वपूर्ण नेता हैं, पहले चरण के नेता हैं, दूसरे चरण के नेता हैं, तीसरे चरण के नेता हैं, जैसे उदारवादी नौरोजी गोखले वगैरह, दूसरा गांधीवादी चरण, क्रांतिकारी राष्ट्रीय आंदोलन ना। तो जब इतिहास लिखना हुआ तो इनका इतिहास लिख करके इसके माध्यम से नेशनल मूवमेंट को देखने का प्रयास किया गया। यानी कह सकते हैं कि इन नेताओं को सेंटर में रखा गया और नेशनल मूवमेंट को यह बताया गया कि नेशनल मूवमेंट क्या है, उसी को एक तरह से फॉलो करता है, इन्हीं लोगों को फॉलो करता है। यानी कुछ चुनिंदा नेताओं को लेकर के उनके जो आंदोलन है उनको लेकर के इतिहास के लिखने की परंपरा शुरू हुई। इसी को बोलते हैं ऊपर से इतिहास लेखन की प्रक्रिया। उसके बाद धीरे धीरे इसके विकास की प्रक्रिया थोड़ी आगे बढ़ी। उसके बाद इतिहासकारों का एक वर्ग आया जिसको हम सब ऑल्टर्न थ्योरी बोलते हैं, जिसको हम उपाश्रयवादी शाखा कहते हैं, जिसमें रंजीत गुहा का विशेष योगदान है। और इन लोगों ने ये कहा कि नहीं, ये तो एक तरफा बात है, हमको किसी चीज को देखने का हमारा दृष्टिकोण बदलना चाहिए। जैसे ये देखने का तरीका है कि इतिहास इस तरह से लिखा गया, उन्होंने कहा नहीं, थोड़ा दृष्टिकोण बदलिए, थोड़ा नजरिया बदलिए। नजरिया क्या बदलिए? नजरिया ये बदलिए कि आप आंदोलन के बेस में ये जो नेता हैं इनकी जगह पे क्या करिए, यहां पर सामान्य नागरिक को रखिए, यहां पर सामान्य नागरिक को रखिए। यहां सामान्य नागरिक में कौन हो सकता है? तो किसान हो सकता है, वो ट्राइब हो सकता है, जनजाति हो सकता है, वो कोई धार्मिक संप्रदाय हो सकता है ना? और इन लोगों को बेस में रख करके देखिए कि इन लोगों के द्वारा सरकार के खिलाफ एक विद्रोह की परंपरा देखी गई और इस विद्रोह का दबाव ही इस विद्रोह के दबाव के कारण ही हमारा नेशनल मूवमेंट आगे बढ़ा और इस दबाव की परिस्थितियों का इस्तेमाल इन प्रमुख नेताओं ने किया। देखिए धारा उलट गई। जहां पर ये कहा गया बेस में ये हैं और जब इन्होंने काम शुरू किया तब यहां पर क्या है, सामान्य नागरिकों की इसमें भागीदारी हुई। ये सेंटर में ये हैं और एपी सेंटर में ये हैं। इन्होंने कहा नहीं, सेंटर में इनको रखिए और एपी सेंटर में इनको रखिए, एपी सेंटर में इनको रखिए। तो देखिए दोनों का बस देखने का देखिए नजरिया बदल गया कि नहीं। कि ऊपर से इतिहास लेखन क्या है कि जो महत्वपूर्ण नेता हैं, महात्मा गांधी हैं, पटेल जी हैं, नेहरू जी हैं एंड सो ऑन है, तो उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। तो नीचे इतिहास लेखन में भी कहा जा रहा है कि हाँ उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन वो सेकेंडरी है। मूल भूमिका क्या है? सामान्य नागरिक का। मैंने अभी कहा कि आपको ये पढ़ाया जाता है कि पहला विद्रोही
आपके मंगल पांडे। पहला बड़ा विद्रोह 1857 का विद्रोह। फिर बताया जाता है कि भारत में विद्रोह की परंपरा कैसे शुरू हुई, तो बताया जाता है क्या कि जो पढ़ा लिखा वर्ग आया वो समझ गया कि अंग्रेज हैं, महारानी हैं, शोषण कर रही हैं, और अंग्रेज महारानी शोषण कर रही हैं, उनके खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया। लेकिन सोचने वाली बात है कि क्या पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है जल्दी विद्रोह करता है ना? उसका तो 3 साल से रेलवे की परीक्षा हो रही है, और अभी भी बच्चों ने बताया कि वो परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है, अभी कुछ उस चरण के कुछ लोगों की परीक्षा अभी बाकी है। तो ये कौन सा सिस्टम बना के आप रखे कि 3 साल किसी चीज की परीक्षा होगी, और फिर भी लड़का वेट कर रहा है कि कब टीयर 1 हमारा होगा, उसके बाद कब टीयर 2 होगा, टीयर 2 के बाद कब हमारा रिजल्ट आएगा, और लड़की इंतजार करे कि रिजल्ट के बाद कब हमारा गौना होगा। और वो उस प्रक्रिया में 5 से 6 साल लग जा रहे हैं, मतलब एक पंचवर्षीय योजना एक परीक्षा को पास करने में लग जा रहा है। लेकिन आप उस मुद्दे को कभी थोड़ा उठाएंगे, नहीं उठाएंगे, इसलिए कि समझ में नहीं आता तो उठाएंगे कहां से। और वैसे भी पढ़ा लिखा के पहले से ठूस दिया गया है कि नहीं, किसी के खिलाफ नहीं बोलते हैं, सरकार के खिलाफ एकदम नहीं बोलते हैं, ये अच्छा नागरिक नहीं कहलाता है। तो अच्छा नागरिक किसको कहलाता है? चुपचाप सुनिए, उसको सहिए, तब आप सही नागरिक हैं। तो इसीलिए कॉमन पीपल तो ज्यादा महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको बहुत नियम कानून भी नहीं आता है, बस उसको क्या आता है, जो कहना है कह देगा। तो ये भी है कि ज्यादा गुस्सा आएगा ना तो ये भी नहीं देखेगा कि आप आईएएस हैं कि पीछे से मार देगा एक झापट खींच के, उसको नहीं मतलब है। उसको बस मतलब हम काम लेके गए थे, आप ही को करना तो कर किए काहे नहीं। पढ़ा लिखा आदमी कि हम लोग किसी के ऑफिस में जाएंगे, पहले दिमाग नहीं आता है, अपना कोई भी काम हो, वो हो सकता है अधिकारी महाभ्रष्ट हो, तो पहले हमको लगता है कि अरे यार पीसीएस है, एसटीओ बन के आया है, फिर पता करेंगे कौन कौन सा इनका सब्जेक्ट है, फिर कौन कौन सा चीज लिखते थे, हमारा इंटेंशन ही अलग हो जाता है। और वो गलत भी है तो भी हम जा करके अरे यार गजब दिखते, तो पीसीएस पीसीएस जैसा दिखता है। गांव वालों को इससे नहीं मतलब है, हमार कमवा हो कि ना, बस उससे सीधा सा मतलब है होगा कि नहीं होगा, और नहीं होगा तो अगले दिन 20 लोगों को लेके आएंगे, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो ये महत्वपूर्ण रहा कि ठीक है, महत्वपूर्ण नेताओं का जरूरी है, उनका योगदान है, लेकिन सामान्य नागरिकों का भी योगदान है। ये जो इतिहास लेखन की परंपरा है उसी को नीचे से इतिहास लेखन कहा जाता है। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं और हम लोग इस चैप्टर का जो अध्ययन करेंगे उसके मूल दृष्टिकोण में किसको रखेंगे? ये नीचे इतिहास लेखन, ये परंपरा, सन्यासी विद्रोह। पहले क्या होता था बस, और अभी भी ऐसा नहीं है, हम पढ़ने को पढ़ा देंगे, आप पढ़ने को पढ़ लेंगे, लेकिन प्रश्न अभी वहीं पे खड़ा है कि क्या पूछने वाला टीचर नीचे से इतिहास लेखन की प्रक्रिया को पसंद कर रहा है? कितने क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो नीचे से इतिहास लेखन की प्रक्रिया से पूछे जाते हैं? अगर अनुपात देखा जाए कि 1857 के विद्रोह से क्वेश्चन कितने पूछे गए और 1857 के पहले के होने वाले क्षेत्रीय विद्रोहों से कितने प्रश्न हैं, तो आपको निराशा आंच लगेगी। थ्योरेटिकली हम ऊपर से इतिहास लेखन से नीचे से इतिहास लेखन की प्रक्रिया में आ गए, लेकिन क्या व्यवहारिक रूप से उस कॉमन पीपल को हम एक ट्रिब्यूट करने की स्थिति में हैं कि चलो भाई सन्यासी विद्रोह पे थोड़े प्रश्न पूछ लो? सन्यासी विद्रोह बहुत पूछेंगे, क्या पूछ लेंगे? सन्यासी विद्रोह, आनंद मठ की पृष्ठभूमि किस पर है? लड़का जानता है, बस वो लड़का सन्यासी विद्रोह नहीं पढ़ता है, वो पढ़ता है बस क्योंकि आनंद मठ में वंदे मातरम है इसलिए उसको पढ़ लिया, उसका काम खत्म हो गया, उसका काम खत्म हो गया। कोई भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप सन्यासी विद्रोह से उठाइए जिनका महत्वपूर्ण योगदान था। कल हम लोग बात कर रहे थे कि पहली पैरेलल गवर्नमेंट जो 1857 की समय बनी थी, आपको जानकर के आश्चर्य होगा, पहली पैरेलल गवर्नमेंट ना मेमन सिंह, बांग्लादेश, बंगाल,
और सन्यासी विद्रोह के दौरान ही बनी थी। और उन क्षेत्रों से अंग्रेजों को भागना पड़ा था। ईयर क्या रहा होगा सर? 1760-70, 1770, हाँ 1770 की हम बात कर रहे हैं। तो आपको तो प्लासी बक्सर 57, 64, 65, तो सबसे पहले रिएक्ट किसने किया? तो रिएक्ट तो उस कॉमन पीपल ने किया ना, लेकिन उस कॉमन पीपल को क्या है, इतिहास लेखन से लगभग लगभग बहिष्कृत करके लोग रखे हुए हैं। क्योंकि सीधी सी बात है कि हम आप उस दिशा में कब प्रयास करेंगे, जब हमसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो क्वेश्चंस एक जैसे पूछा भी जाता है नेशनल मूवमेंट में नीचे से इतिहास लेखन के प्रश्न में, तो एक खानापूर्ति जैसी दिखती है। तो कहीं ना कहीं से थ्योरेटिकली तो हम सही भी है कि हम नीचे से इतिहास लेखन पे हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकली है उसको दिमाग पर लोग ले आने का प्रयास नहीं करते हैं। लेकिन कहीं से भी इनकी भूमिका कम नहीं है। जितनी भूमिका इन नेताओं की महत्वपूर्ण है, उतनी ही इनकी भी महत्वपूर्ण है। तो इनको भी समाज में उतना स्थान, उनका योगदान होना चाहिए, लेकिन उस हिसाब से मिला नहीं है। तो ये जो दो इतिहास लेखन की परंपरा है, आई थिंक अब समझ में आ गया होगा कि ये यहाँ पर महत्वपूर्ण नेताओं को लेकर के, और फिर यहाँ पर सामान्य आदमी की भागीदारी, इसको 1 नंबर पे रखना है, इसको 2 नंबर पे रखना है। यहाँ पे इस चीज को 1 नंबर पे रख दिए, इस चीज को 2 नंबर पे रख दीजिए। इस ग्राफ को बना लीजिए, मैं थोड़ा सा लिखा भी देता हूँ इसको जल्दी से। अरुण, अरुण, यस सर। ये इतिहास में जैसे मेंस वगैरह में इस पे क्वेश्चन आता है, ये तुम्हारा क्वेश्चन आ चुका है कि नीचे से इतिहास लेखन की परंपरा का क्या अभिप्राय है। नीचे से इतिहास लेखन की परंपरा का क्या अभिप्राय है, फिर किसी आंदोलन के बारे में पूछ लेगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से समझिए, ये जो है कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस मेंस में आपके कई आए हुए हैं। तो जैसे पूछेगा कि नीचे से इतिहास लेखन क्या है, तो वही बताना पड़ेगा कि क्या समस्या थी, अब कैसे हो रहा है। फिर थोड़ा सा किताब वगैरह में इसके बारे में पढ़िए कि सबअल्टर्न थ्योरी क्या है, उपाश्रयवादी शाखा क्या है, भारत में किसके द्वारा शुरू हुई ना, कौन कौन से लेखक हैं जो इस थ्योरी में लिखते हैं, उसका हमको लाभ क्या है, तमाम तरह की चीजें हैं। तो इसको लेकिन फोकस में थोड़ा रखना है। बस 2-2 लाइन इस पे लिखा भी देते हैं आपको, लिख लीजिए। ऊपर से इतिहास लेखन का अर्थ, ऊपर से इतिहास लेखन का अर्थ एक ऐसी प्रक्रिया से है, ऊपर से इतिहास लेखन की प्रक्रिया का अर्थ एक ऐसी का अर्थ एक ऐसे इतिहास लेखन से है जिसमें कांग्रेस के प्रमुख नेताओं के माध्यम से कांग्रेस के प्रमुख नेताओं के माध्यम से आंदोलन को व्याख्यायित करने का प्रयास किया गया, आंदोलन को व्याख्यायित करने का प्रयास किया गया। और इस क्रम में 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 सामान्य जनता की भागीदारी को
दूसरे नंबर पर या उपेक्षित रखा गया, दूसरे नंबर पर या उपेक्षित रखा गया। परंतु उपाश्रयवादी शाखा के विकास के साथ, उपाश्रयवादी शाखा के विकास के साथ उपाश्रयवादी शाखा के विकास के साथ उपाश्रयवादी शाखा के विकास के साथ इतिहास लेखन के दृष्टिकोण में बदलाव आया, इतिहास लेखन के दृष्टिकोण में बदलाव आया। एक बार दोबारा सर, उपाश्रयवादी शाखा के बाद के विकास के साथ इतिहास लेखन के दृष्टिकोण में बदलाव आया और अब नीचे से इतिहास लेखन की प्रक्रिया शुरू हुई। नीचे से इतिहास लेखन की प्रक्रिया शुरू हुई। इसमें आंदोलनों में सामान्य नागरिकों की भूमिका, सामान्य नागरिकों की भूमिका को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया और उसे केंद्र में रखा गया। इस विचारधारा के अनुसार इस विचारधारा के अनुसार इस विचारधारा के अनुसार इस विचारधारा के अनुसार आंदोलन के लिए परिस्थितियां इनके द्वारा ही शुरू की गई या उत्पन्न की गई। आंदोलन के लिए परिस्थितियां इनके द्वारा ही और इसी का लाभ नेताओं ने उठाया। अब हेडिंग डालिए। भारतीय जनमानस की प्रतिक्रिया का वर्गीकरण। भारतीय जनमानस की प्रतिक्रिया का वर्गीकरण। वर्गीकरण
पहला जो है उसको हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ सामाजिक धार्मिक समुदाय हैं या नागरिक विद्रोह इसको कहेंगे। सामाजिक धार्मिक परंपरा के विद्रोह या नागरिक विद्रोह। सामाजिक धार्मिक विद्रोह अथवा नागरिक विद्रोह। लिखिए, ऊपर से इतिहास लेखन की प्रक्रिया में प्रायः माना जाता है कि भारत में विद्रोह की परंपरा की शुरुआत मध्यम वर्ग के द्वारा या पढ़े लिखे वर्ग के द्वारा किया गया। पढ़े लिखे वर्ग के द्वारा किया गया। परंतु नीचे से इतिहास लेखन की परंपरा में विरोध एवं विद्रोह को सामान्य जनता के साथ जोड़कर दिखा गया। जैसे हम लोग भी सामान्य रूप से कभी कभी ऐसा नहीं कि ये सब गलती नहीं करते हैं। जैसे बार बार ये मांग होती है कि राष्ट्रपति पढ़ा लिखा होना चाहिए, प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, और विधायक जो है पढ़ा लिखा होना चाहिए, ग्राम प्रधान पढ़ा लिखा होना चाहिए। ये मांग उठती है, इस पर खिल्ली भी उड़ाई जाती है, यहाँ अनपढ़ आदमी ये काम कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि सही में राष्ट्रपति के लिए पढ़ाई लिखाई की योग्यता कर देनी चाहिए, प्रधानमंत्री के लिए पढ़ाई लिखाई की योग्यता कर देनी चाहिए? रामनाथ कोविंद तो पढ़े लिखे हैं सर। तो मैं वही तो बात कर रहा हूँ, बात पढ़ाई लिखाई की नहीं है, बात नियत की है। उनको टैक्स में 3.25 लाख दे देते हैं, पता नहीं क्यों नहीं, वो किस रेट के हिसाब से 5 लाख दिए। नहीं, मेरे कहने का मतलब कि यहाँ पर समस्या जो है वो पढ़ाई लिखाई नहीं है। समस्या क्या है? नियत की समस्या है। तो नियत को पढ़ाई लिखाई से जोड़ के आप कैसे समझा सकते हैं? ये तो संभव ही नहीं है ना। आपका संस्कार का परिष्कार कैसे हो? बहुत पढ़े लिखे लोग भी हैं ना, जिस लोग कहते हैं कि गांव में गंवार रहते हैं ना। मैं भी इसी से सहमत नहीं हूं और आप भी नहीं सहमत होंगे। गांव में गंवार नहीं रहते, सबसे ज्यादा गंवार तो शहर में रहते हैं।
जी सर। गंवार तो उसको बोलता है असभ्य व्यक्ति को ना। आप ग्रामीण परंपरा में किसी के घर चले जाइए, आप परिचित नहीं, आप गर्मी में दोपहरिया में गए हैं, आप परिचित नहीं है, बस किसी तरह से गलत तरीके से वहां पहुंच गए हैं, बोलेंगे भैया ऐसे ऐसे है, हम इनको खोजते हुए आए हैं, तो बोलेगा गलत है, आप बस 4 घर दूर जाना, लेकिन बैठिए, गर्मी में आए हैं, पानी पीजिए। और पानी भी वो खाली तरीके से नहीं पिलाएगा, जो उसकी सामर्थ्य है, वो गुड़ ही देगा, चीनी ही देगा, लेकिन खाली पेट पानी नहीं पी लेगा। आप नहीं भी गुड़ खाएंगे तो भाई नहीं, ऐसे पानी लग जाता है, हाँ लू लग जाएगी, वो आपको पानी पिलाएगा। और इस आदमी को लोग बोलते गंवार है। एक शहर में आ जाइए, पहले तो आप भूल के अगर दूसरे के घर में जाएंगे तो गेटवे नहीं खोलेगा वो बाहर से ही बोलेगा ना ना आप गलत नंबर पे आ गए हैं, बगल वाले में चले जाइए। और संयोग से गेट खोल भी दिया तो आपको निर्लज्ज लोगों की तरफ बोलना पड़ेगा, भाई साहब थोड़ा पानी पिला देते, वो पानी लेके आएगा। और आप लोग सुबह सुबह का समय है, कुछ और आशा कर रहे हैं कि कुछ नाश्ता वास्ता आएगा, नहीं आएगा। सर हो सकता है कि पानी न भी आए। हो सकता है कि पानी ना भी आए, जी, और हो कभी सकता कभी है पानी इस तरह से भी आता है, पानी का भाव भी कभी कभी खराब होता है। वही भाव सर, भाव की बात है। बॉटल में पानी भर के ले आकर के ऐसे पकड़ा देंगे। ये भी नहीं है कि ग्लास दे दे, कहते भैया बैठ जाइए, आराम से पी लीजिए, गला अगर ठीक हो तो मैं थोड़ा ठंडा भी दे दूं आपको, गला अगर न ठीक हो तो आप सामान्य पानी पी लीजिए, बैठिए, फिर बगल में ही जाना, बस आप समझिए पहुंच गए, आप निश्चिंत रहिए, आप करिए। अब लेकिन सर गंवार, इसमें एक चीज और भी हो सकती है ना, हाँ कि जो आजकल मतलब अपराधीकरण हुआ है, जिससे कि लोग को पानी पीने के बहाना पता चला घरे साफ कर जाता है, ये नहीं कह इस रहे वजह हैं, ये इस बताइए, वजह से लोग, शहर के लोग डरते होंगे। शहर के लोग नहीं डरते हैं, पढ़ा लिखा जी, आदमी डरता ही, जिंदगी भर डरता ही है। नहीं वो अभी अभी आपकी आपके बात लिबर्टी सही है, ऐप पे। ये जी जी। बताइए, आपकी बात एकदम पूरी तरह से सही है, लेकिन ये क्या व्यवहार के पीछे वास्तविक कारण है? नहीं वास्तविक तो नहीं। हाँ, एक कारण आप मान सकते हैं कि ये चीज प्रवृत्ति है। दूसरी चीज क्या है कि क्या जितने लोग घूम के कहीं से भूल के भटक के आते हैं, क्या सब अपराधी ही हैं? सामान्य व्यक्ति के साथ भी व्यवहार, ये हमारा आपका मूल स्वभाव हो गया है। तो गंवार उसको नहीं कहते हैं जो गांव में रहता है, गंवार उसको कहते हैं जिसको संस्कृति का ठीक से नॉलेज ना हो, संस्कार का ठीक से नॉलेज ना हो, तो वो गंवार की परंपरा में आएगा ना। यहाँ पर कहने का मतलब ये कि यही चीज मुख्य रूप से समझना है। अब ये जो विद्रोहों की परंपरा शुरू हुई, तो इस विद्रोहों की परंपरा आप देखिए ध्यान से, ऊपर से इतिहास लेखन वाले क्या कह रहे हैं कि जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो विद्रोह करेगा। पढ़ाई लिखाई कब से शुरू होगी? 1813 से, 1833 से विद्रोह की परंपरा थोड़ा शुरू होगी, 1857 के विद्रोह से, और वो परंपरा थोड़ी सी आगे बढ़ेगी। नीचे से इतिहास लेखन कहता है कि ना, ब्रिटिश सरकार जैसे ही स्थापित हुई वैसे ही विद्रोह की परंपरा शुरू हुई। 1764 में बक्सर, 1765 इलाहाबाद की संधि, और 1765 के माध्यम से डायरेक्टरी सिस्टम आया और रेवेन्यू सिस्टम अंग्रेजों के पास आ गया। पहली बार कॉमन पीपल ने ये कहा कि अरे ये खुद जमीन, जमीन तो अल्लाह की देन है, जमीन तो खुदा की देन है, हम आपको टैक्स नहीं देंगे। हाँ, पहली बार उसको लगा कि जमींदार को टैक्स नहीं देंगे। जमींदार ने कहा हमारा काम नहीं है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, बोले उनको भी नहीं देंगे। बोले हम तो लेंगे। बोले आइए ले लीजिए, औकात है तो ले लीजिए, औकात हम जानबूझ के इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ औकात है तो आइए ले लीजिए, आइए लड़िए भिड़िए। हाँ, हमको देखने में न लग रहा है कि हम सन्यासी हैं, हम मूल रूप से सैनिक हैं, वो तो मजबूरी है तो हम सन्यासी बने हैं। और हमारे पे अगर ज्यादा आप दबाव बनाएंगे तो दिन में हम सन्यासी रहेंगे, लेकिन रात में हो जाएंगे डकैत ना। रात में हम दिन में हमारा वैसे भी हमारा अंदर का संस्कार सैनिकों वाला है, राज्य रहे नहीं, हम भी नहीं रहेंगे, नौकरी हमारी चली ही गई है।
धर्म की शरण में आए हैं कि चलिए पूरा देश भर में घूमेंगे। आप नहीं मानेंगे तो दिन में सन्यासी और रात में डकैती करेंगे, और आपको रोकना है तो रोक लीजिए, क्योंकि हमारी धरती है, हम आपको अपनी धरती को आपसे बेहतर जानते हैं, और आप तो समझ भी नहीं पाएंगे ना। हम मार के और जलपाईगुड़ी के जंगल में चले जाएंगे, हम मार के मेमनसिंह जिले में चले जाएंगे, और आप हमको ढूंढ तक नहीं पाएंगे। हमको यहाँ की परिस्थितियों का ज्ञान ज्यादा है ना, आपको थोड़ा ज्यादा है। तो वो जानते थे कि ऐसा नहीं, इनको तो हम चैलेंज कर ही सकते थे। तो भारत में उन विद्रोहों की परंपरा की शुरुआत देखिए 1765 ब्रैडसी सिस्टम आया, और हमारा पहला विद्रोह जो है, वो जो विद्रोह है वो सन्यासी विद्रोह। और आप सोच लीजिए, देख लीजिए, किसी भी मध्यम वर्ग का विद्रोह ना, पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, ये 50 वर्ष चला होगा। पूरे सन्यासी विद्रोह को दबाने में लगभग 50 साल लगे, 50 ईयर सन्यासी विद्रोह को इन लोगों को दबाने में लगा। अभी मैं पूरा डिटेल करके बता रहा हूं, बस आप समझना शुरू हो जाइए कि हाँ, इनका महत्व कितना है। अब एक एक चीज को हम लोग बात करेंगे। प्रमुख विद्रोह तथा विशेषताएं, थोड़ा परीक्षा वाला मूड, लिखने का मूड, जो इससे नंबर मिलता है। ये सब तो जो हम बात कर रहे हैं बस इमोशनल बात कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं। मूल मुद्दा हम लोगों का मध्यम वर्ग का परीक्षा में आता है, इसलिए पढ़ते हैं। चलिए, पहला विद्रोह है सन्यासी विद्रोह। अब सबसे पहला चीज ये देखते हैं हम लोग कि आखिरकार ये सन्यासी कौन है ना। ये जो सन्यासियों की परंपरा है, ये माना जाता है कि मूल रूप से ये शंकराचार्य की परंपरा है, और ये नागागिरी साधु हैं, जो कि दशनामी संप्रदाय के अखाड़ा से संबंधित है। ये रियली एरिया है, ये ट्राइब्स की एरिया है। गारो हैं, ये हजांग हैं, ये सब महत्वपूर्ण रूप से यहाँ पर ट्राइब एरिया है, और ट्राइब एरिया के अंतर्गत ये परंपरा का विकास हुआ। तो पूछेगा कि सन्यासी थे कौन। ये मुख्य रूप से शंकराचार्य की परंपरा के या नागागिरी परंपरा के दशनामी संप्रदाय के साधु संत थे, उन्हीं को सन्यासी कहा गया। तो पहला प्रश्न का लिखिए, सन्यासी कौन। सन्यासी मूलतः शंकराचार्य की परंपरा से संबंधित थे। शंकराचार्य की परंपरा से संबंधित थे। शंकराचार्य की परंपरा से संबंधित थे। जो कि नागागिरी या दशनामी अखाड़ा से अखाड़ा परंपरा से संबंधित थे। सन्यासी विद्रोह का क्षेत्र, देखिए, ये जो इनका क्षेत्र है, ये जो बंगाल है, और बंगाल में जो जलपाईगुड़ी है, और जलपाईगुड़ी में फिर ये मुर्शिदाबाद का क्षेत्र यहाँ महत्वपूर्ण है, और दूसरा यहाँ पे बैकुंठपुर का क्षेत्र महत्वपूर्ण है। ये इनका मेजर सेंटर था। वही मैं बोल रहा था कि जलपाईगुड़ी के आसपास जो है जंगलों की प्रधानता है। ये जलपाईगुड़ी जो है, ये इनका मेजर सेंटर था। क्षेत्र में लिख लीजिए इसी तरह से, बंगाल का जलपाईगुड़ी, और जलपाईगुड़ी में जो मेजर सेंटर है
वो मुर्शिदाबाद और ये बैकुंठपुर। सन्यासी विद्रोह का कारण, सन्यासी विद्रोह का कारण, अब आप लिखेंगे नहीं, थोड़ा 5 मिनट में समझा रहा हूं, समझाने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिए, ठीक है। सन्यासी विद्रोह का कारण, तो किसी भी घटना के मुख्य रूप से 2 कारण होते हैं, एक होता है आपका वास्तविक कारण और एक होता है तात्कालिक कारण। तो पहले हम देखते हैं तात्कालिक कारण में। तात्कालिक कारण में क्या है कि ये जो सन्यासी हैं, ये सन्यासी देश भर में भ्रमण कर रहे हैं, देश भर में भ्रमण कर रहे हैं। अब हुआ क्या कि खासकर ये जो धर्म वाले स्थल हैं वहां पर इनका भ्रमण है। अब एक समस्या ये आई कि इसी बीच में 1765 आ गया, ठीक है। अब धर्म स्थलों पे जब कर रहे हैं तो पहले क्या होता था कि यहाँ पर जो जमींदार होता था वो टैक्स लेगा, दबाव बनेगा, जमींदार टैक्स नहीं लेगा। लेकिन अब जमींदार का स्थान जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले लिया। अब वो तो टैक्स के लिए ही द्वैत शासन आया ही था, तो टैक्स हमारा अधिक से अधिक कैसे आए, उन लोगों ने यहाँ पर टैक्स के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। तो यानी ये जो तीर्थ यात्रा कर है, तीर्थ यात्रा है, इस तीर्थ यात्रा पर अब इनको प्रतिबंध लगाना पड़ा, या इन्होंने लगा दिया कि अगर तीर्थ यात्रा अगर है तो आप करिए, अगर टैक्स देंगे तो ठीक है, नहीं तो तीर्थ यात्रा क्या होगी, आपकी प्रतिबंधित रहेगी, हम तीर्थ यात्रा आपको करने नहीं देंगे। अब थोड़ा वास्तविक कारण में आई, वास्तविक कारण को इन चीजों से जोड़िए। पहले ये देखिए कि सन्यासी थे कौन। तो सन्यासी जो अगर मूल रूप में देखा जाए तो ये लोग सैनिक थे, ठीक है। सैनिक कहाँ के थे, सैनिक थे बंगाल के। सैनिक कहाँ के थे, सैनिक थे अवध हाँ? सैनिक थे बंगाल के, सैनिक थे अवध के, सैनिक थे मराठों के, सैनिक थे राजपूतों के। अब समस्या ये है कि यहाँ बंगाल नौकरी गई, अवध नौकरी गई, मराठों के यहाँ से धीरे धीरे इनकी छुट्टी होने लगी, राजपूतों के यहाँ भी स्थिति हुई। तो अब क्या होगा कि ये यहाँ से बेरोजगार हो जाएंगे। तो इस बेरोजगारी के दौर में ही ये सन्यासी बने थे, ठीक है। तो एक तो समस्या ये कि यहाँ से इनका जीना दूभर हुआ, वो सोचे यहाँ से शांति से काम चलेगा, यहाँ फिर सरकार आड़े आ गई। और दूसरा क्या है कि इसी समय बंगाल में अकाल पड़ा था, खाने की बड़ी समस्या आ गई थी। अब खाने की जब बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी तो खाने की समस्या के समय क्या करेगा आदमी, पेट भरने के लिए कुछ न कुछ काम तो करेगा। अब उनके पास क्या है, एक तरह से मजबूरी हो गई थी कि बिना डकैती डाले, बिना छीना झपटी किए खाना कैसे मिलेगा। यानी जो सन्यासी विद्रोह, उसके पीछे सरकार की जो नीतियां हैं या ब्रिटिश आगमन जो हुआ उससे जो परिवर्तन हुआ वो, और उसके परिणाम जो प्रतिक्रिया हुई उस प्रतिक्रिया को देख सकते हैं। पहले कारणों को बस इसी तरह उतार लीजिए, फिर नीचे में ब्रीफली उसको लिखा देता हूँ संक्षिप्त रूप में। पहले उतार लीजिए वास्तविक कारण, तात्कालिक कारण, तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध, बस जैसे हेडिंग है वही उतारिएगा, बाकी हम लिखाते हैं।
लिखिए, सन्यासी विद्रोह की परंपरा का तात्कालिक कारक, सन्यासी विद्रोह की परंपरा का तात्कालिक कारक तीर्थयात्रा कर था। इस कर के विरोध में ही इस कर के विरोध में ही विद्रोह की परंपरा की शुरुआत हुई। परंतु विद्रोह के कारण, विद्रोह का कारण, वास्तविक कारण औपनिवेशिक शासन की स्थापना थी। औपनिवेशिक शासन की स्थापना थी। औपनिवेशिक शासन की स्थापना के साथ राज्यों की अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हुई। सर एक बार फिर से बोल दीजिए। औपनिवेशिक शासन की स्थापना के साथ राज्यों के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हुई और इस अधिग्रहण के साथ सैनिकों के रोजगार की संभावनाएं समाप्त हुई। सैनिकों के रोजगार की संभावनाएं समाप्त हुई। कि रोजगार की समस्याएं उत्पन्न हुई। बंगाल की अकाल ने समस्या को और अधिक बढ़ा दिया। समस्या को और अधिक बढ़ा दिया। अगला है सन्यासी विद्रोह के नेता तथा योगदान। सन्यासी विद्रोह की परंपरा में हिंदू मुस्लिम नेता, जमींदार, किसान तथा सामान्य लोगों ने भागीदारी की। इसमें मुख्य योगदान देवी चौधरानी, मजनू शाह, मुल्ला शाह, गणेश शाह, जैसे नेताओं की देखी गई।
इसमें से अधिकांश सन्यासी दिन में सन्यास की परंपरा में रहते थे और रात में उन्होंने लूटमार की प्रक्रिया आरंभ की। जिसमें जमींदार तथा सरकार दोनों को निशाना बनाया गया। दोनों को निशाना बनाया गया। सन्यासी परंपरा का योगदान। सन्यासी परंपरा का योगदान। पहला, इसमें सभी वर्गों के नेताओं की भूमिका देखी गई। सभी वर्ग माने हिंदू मुस्लिम सब, हिंदू मुस्लिम अमीर गरीब सब नेताओं की भूमिका यहाँ पर देखी गई। दूसरा, इस आंदोलन में स्वतंत्र सरकार की भी स्थापना हुई, जो मेमन सिंह तथा बोगरा जिले में हुई। स्वतंत्र सरकार की भी स्थापना हुई जो मेमन सिंह तथा बोगरा जिले में हुई। तो सरकार के रूप में हुई जो मेमन सिंह तथा बोगरा जिले में स्थापित हुई। बोगरा जिले में स्थापित हुई। अब वहीं पे खेलेंगे सन्यासी विद्रोह तथा बंकिम चंद्र चटर्जी। सन्यासी विद्रोह की परंपरा को आधार बनाकर, सन्यासी विद्रोह की परंपरा को आधार बनाकर बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ नामक उपन्यास लिखा, जो 1882 में प्रकाशित हुआ। इसके पहले ही 1876 में उन्होंने वंदे मातरम गीत लिखा था, जिसे बाद में आनंद मठ में जोड़ दिया गया।
यानी क्या है कि ये गीत पहले ही लिखा जा चुका था उनके द्वारा, जब उपन्यास हुआ तो उसमें उन्होंने उसको टैग कर दिया, यानी वो लाइन वहां से। फिर हुआ क्या कि इसको जो है आनंद मठ उपन्यास में शामिल कर लिया गया। स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, हर आंदोलन में एक तरह से टैग रहा। हाँ, जो आपका बाद में स्वतंत्रता के बाद इसी को क्या बनाया गया कि ये हमारा राष्ट्रगीत रहेगा। तो ये जो आंदोलन है इस रूप में आप देखिए कि पहला ऐसा आंदोलन है जो जनता का आंदोलन है, पहला ऐसा आंदोलन है जहाँ पर स्वतंत्र सरकारों की स्थापना हुई, सभी वर्गों ने अपना योगदान दिया। इसी को बेस करके आनंद मठ लिखा गया। आनंद मठ की जो पृष्ठभूमि है क्या है, यानी यही आंदोलन को उन्होंने वर्गीकरण किया, कब कैसे शामिल किया, कुछ फैक्चुअल चीजें। यानी परंपरा जो शुरुआत हुई वो परंपरा मुख्य रूप से ये सन्यासी विद्रोह की परंपरा है, और सन्यासी विद्रोह की परंपरा को इसी तरह से ढेर सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं। ठीक है, अब जो दूसरी परंपरा है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से कि इतनी महत्वपूर्ण तत्व हुए। हिंदू मुस्लिम एकता यहाँ पर देख सकते हैं, पहली बार स्वतंत्र सरकारों की स्थापना हो गई, लेकिन लोगों का नजर नहीं पड़ेगा, ध्यान नहीं पड़ेगा। हाँ, वो ध्यान पड़ेगा जब मध्यम वर्ग आएगा, मध्यम वर्ग ही उसको लेकर के चलेगा कि सबसे पहला हमारा विद्रोह कौन है, 1857 का विद्रोह। तो ये यहाँ पर इतनी तक हुई थी कि हाँ, सरकार को वहां से हटना पड़ा था, और आंदोलन के रूप में पैरेलल गवर्नमेंट की स्थापना सबसे पहले प्रयास जो है यही है। लगभग 50 सालों तक ये विद्रोह की परंपरा जो है वो देखी जा सकती है। दूसरा जो विद्रोह इस परंपरा में है वो आ जाइए फकीर विद्रोह। फकीर, एक सेकंड रुकिए आप लोग। बहुत गर्मी है और आप लोगों को पढ़ाने के लिए तो पंखा उंखा बंद करके पढ़ाना पड़ता है, और समस्या बढ़ जाती है। एसी चालू कर लीजिए सर। नहीं नहीं, आवाज बहुत उसमें आता ना, फिर आपको डिस्टर्ब होने लगेगा। एसी की आवाज आएगी। उसकी जो है, जो एयर उसमें आती है ना, तो वो खरखराहट आपको फिर महसूस होने लगेगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि बस बड़ा त्याग सब ओर से करना पड़ता है, तब जाकर के एक फसल तैयार होगी। तब कटेगी। तब जाकर कटेगी। हालांकि बाद में उसका इस्तेमाल करने वाले लोग दूसरे हो जाते हैं। चलिए, अब देखिए सन्यासी विद्रोह की परंपरा, सन्यासी विद्रोह की परंपरा पर थोड़ा सा आपका ज्ञान बढ़ा, सोचने का थोड़ा सा दायरा बढ़ा कि नहीं, पहले पहला झापड़ ना किसने मारा, पढ़ा लिखा वर्ग ने नहीं मारा, सामान्य जनता ने किया, विद्रोह किया। पहली समानांतर सरकार यहीं बनी, पहली बार अंग्रेज बैकफुट पर यहीं पर गए, और विद्रोह की परंपरा के लिए हम लोगों को शिक्षा की जरूरत नहीं पड़ी कि नहीं, हम मॉडर्न एजुकेशन आएगा, जो आधुनिक शिक्षा आई उसके कारण से हमारे में चेतना आई। सामान्य आदमी वैसे अभी हमेशा चेतस रहता है। सरकार को ये चिंता थी कि नोटबंदी होगी ना, नोटबंदी होगी, कैसे लोग काम करेंगे, पढ़े लिखे लोग नहीं, कैसे काम करेंगे। सबसे पहला पेटीएम ना चाट वाला लगाया कि भैया आप
ऑनलाइन पेमेंट करिए। और सबसे पहले जो 2000 वाले नोट है ना, वो गाँव वाले देखे, शहर वाले कहाँ देखे। तो ऐसा नहीं है, नोट की अगर भाषा है तो उस भाषा को कुछ थोड़ा, जो किताबी पढ़ा है, जो रिसर्च किया वही जानता है। सामान्य आदमी भी उसकी भाषा बहुत जल्दी से समझ गया, जबकि लोगों को बहुत चिंता थी कि बताइए कैसे कैश पेमेंट कैसे होगा, लोग पढ़े लिखे नहीं है, ये है वो है। और आप प्रमाण देखिए, टेम्पो वाले अब से तो भी आप बात करिए, भैया पेमेंट ऑनलाइन ले लेंगे, तो बोले हाँ ले लेंगे भैया। टेम्पो वाले ले रहे हैं कि नहीं ऑनलाइन पेमेंट? ले रहे हैं आराम से। अभी तो हम नहीं। अरे एकदम आराम से, हम तो दो तीन बार बोले कि हाँ ठीक है हो जाएगा एकदम। मतलब मेरे कहने कॉमन मैन को आप पीछे मत समझिए कि उसको जैसे लगता है कि नहीं आप, ये नई टेक्नोलॉजी आई, चीजें आई और ये हो गया। हाँ तो ये जो चाट पकौड़ा वाले सबसे पहले पेटीएम एटीएम यही सब लगाए। जैसे नोटबंदी हुई, ऑनलाइन कैश पेमेंट आइए खाइए दीजिए। तो ये पढ़ा लिखा वर्ग नहीं, पहले क्या है, ऐसे लोगों ने जो कि सामान्य आदमी थे उन्होंने विद्रोह किया। चलिए अभी बंगाल की परंपरा में चलते हैं। दूसरा जो आंदोलन है उसको बोलते हैं फकीर आंदोलन। हेडिंग फकीर आंदोलन 76-77 76 सर 70। सर इसमें ईयर को लेके दिक्कत हो, मतलब मतभेद है क्या लोगों में, हाँ ईयर राइटर्स को में? लेकर के कई जगह पे कई परंपरा उसकी मिलती है। ठीक है, अब आइए फकीर विद्रोह। पहले एक लाइन लिख लीजिए। फकीर मुस्लिम परंपरा के संत थे, मुस्लिम परंपरा के संत थे जो जो देश के विभिन्न भागों में, देश के विभिन्न भागों में भ्रमण करते थे। अब देखिए फकीर लोगों को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये फकीर हैं जिनको फक्र है, यानी जिनको अपने आप पे क्या है, ईगो है, जो अपने आप में विश्वास करके चलते हैं। तो ये फक्र करने वाले लोग ही ये फकीर हैं। तो सीधी सी बात है, जो फक्र करने वाले लोग हैं वो किसी से डरेंगे थोड़ो। तो फकीर कौन है? ये मुस्लिम परंपरा के संत हैं जो निर्भीक लोग हैं। क्षेत्र देखिए, तो क्षेत्र वही है जो सन्यासी विद्रोह की परंपरा है, और इनके दोनों के क्षेत्र अलग हैं। यहाँ तक कि नेता भी दोनों के कॉमन हैं। दोनों नेताओं ने एक दूसरे का साथ दिया। जैसे बात हो रही थी सन्यासी विद्रोह की हिंदू मुस्लिम परंपरा, तो दोनों परंपरा ने एक दूसरे का साथ दिया। तो क्षेत्र लिखिए, नंबर 2 क्षेत्र। फकीर आंदोलन का क्षेत्र, फकीर आंदोलन का क्षेत्र सन्यासी विद्रोह की परंपरा के क्षेत्र के ही समान था। अब देखिए मुख्य कारण क्या था कि ये फिर वही चीज होगी। ये 1765 है, और 1765 में क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई। अब टैक्स उसको चाहिए था। ये जो फक्र करने वाले लोग हैं, तो हुआ क्या कि जो जमींदार होते थे, अब यहां से जमींदारों का अधिकार चला गया।
तो फकीर लोगों का ये कहना है कि हम इसको नहीं मानेंगे। हाँ, अब ये जो टैक्स है, टैक्स ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं लेगी। उनका कहना था कि टैक्स हम लेंगे, ये हमारा अधिकार है। हाँ, और उन्होंने इन जमींदारों पर दबाव डाला कि ऐसा है कि आप इसको नहीं, आप हमको ले आके टैक्स दीजिए। तो ये एक तरह से क्या हुआ, सरकार को चैलेंज है। सरकार को चैलेंज हुआ कि सरकार नहीं देंगे, जमींदार नहीं मानेंगे, उनके एरिया में लूटपाट मचाएंगे ना, डकैती डालेंगे, उनकी संपत्ति को लेकर के भाग जाएंगे। तो ये जो द्वैत शासन के बाद उपजी स्थिति थी, वही स्थिति ने, उसी स्थिति ने इनको विद्रोह करने पे उतारू किया। लिखिए प्रमुख कारण में, बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना के बाद द्वैत शासन की स्थापना के बाद राजस्व अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को चला गया। राजस्व अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को चला गया। एक मिनट रुक जाइए, रुको भैया। द्वैत शासन की स्थापना के बाद राजस्व अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को चला गया, परंतु फकीर जमींदारों से बलपूर्वक राजस्व एकत्रित करने लगे। इस प्रकार यह आंदोलन सरकार विरोधी हो गया। प्रथम चरण में आंदोलन का नेतृत्व मजनू शाह के द्वारा किया गया, और दूसरे चरण में चिराग अली शाह ने आंदोलन को आगे बढ़ाया।
चिराग अली शाह ने आंदोलन आगे बढ़ाया। परंतु सरकार द्वारा सरकार द्वारा सरकार द्वारा सरकार द्वारा अंततः इसे दबाने में सफलता प्राप्त हुई। दबाने में सफलता प्राप्त हुई। ये फकीरों का विद्रोह। अगला विद्रोह आइए, फराजी विद्रोह। अब देखिए, ये जो पहले ये देखते हैं कि फराजी विद्रोह में फराजी शब्द का क्या अर्थ है ना। फराजी विद्रोह कौन है, फराजी विद्रोह का अर्थ क्या है, ये हम देखने का प्रयास करते हैं। ये जो फराजी विद्रोह है इसको हम दो तरह से करते हैं। ये जो फराजी विद्रोह है इसको हम फरद भी कहते हैं। ये फरद विद्रोह या फरद का मतलब क्या होता है कि ऐसे लोगों का समूह जो इस्लाम को उसके मूल रूप में स्थापित करना चाहता है ना। तो मूल रूप में स्थापित करने वाला जो समूह है उसी को फराजी विद्रोह कहते हैं। दूसरा परंपरा क्या है, ये पूर्वी परंपरा के बंगाल के ये फरीदपुर से शुरू हुआ था, तो इसीलिए ये फरीद, फरादी या फराजी विद्रोह के नाम से जाना गया। यही जो फरीद विद्रोह है ये जगह का नाम है, जिन लोगों ने किया उसको फरादी या फराजी। इसका मतलब क्या है कि इसको हम ऐसे जोड़ के अगर समझें कि फराजी विद्रोह का अर्थ एक ऐसे आंदोलन से है जो बंगाल, पूर्वी बंगाल के फरीदपुर से शुरू हुआ और जिसका मूल उद्देश्य फराज, फरैज या इस्लाम को उसके मूल रूप में स्थापित करना था, उसके मूल रूप में स्थापित करना था। इस अर्थ में इसे फराजी विद्रोह कहा गया। फराजी से जगह का नाम भी क्लियर हो जा रहा है और उसी से उसका कॉन्सेप्चुअल ये भी हो जा रहा है कि करना क्या चाहते हैं। तो ऐसा आंदोलन जो बंगाल के फरीदपुर से शुरू हुआ और जिसका मूल उद्देश्य क्या है, फराद है, फरैद है, इस रूप में इसे फराजी आंदोलन कहा जाता है। लिखिए, फराजी विद्रोह की परंपरा पूर्वी बंगाल के फरीदपुर से शुरू हुई। फरीदपुर से शुरू हुई। इसका मूल उद्देश्य मूल उद्देश्य मूल उद्देश्य फराद या इस्लाम धर्म के मूल रूप को स्थापित करना था। मूल रूप से स्थापित करना था। प्रारंभ में इसका स्वरूप
आंतरिक सुधार को लेकर था, परंतु दूसरे चरण में यह जमींदार विरोधी आंदोलन के रूप में तब्दील हो गया। जमींदार विरोधी आंदोलन के रूप में तब्दील हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसके दो चरण देखे जा सकते हैं। यहाँ चरण करने के पीछे उद्देश्य अभी समझ में आ जाएगा। ये चरण है, इस चरण का जो नेतृत्व है वो हाजी शरीयत उल्लाह ने किया। इस चरण का जो नेचर है वो एक तरह से समाज सुधार है। यहाँ का जो नेचर है वो समाज सुधार है और सामाजिक भेदभाव को, शोषण को समाप्त करना जो है मुख्य टारगेट यहाँ पे बनाया गया। लेकिन हाजी शरीयतुल्लाह के बाद उनका जो शिष्य है और उनका बेटा भी है ना, उसका नाम क्या है? दो मियाँ। क्या बोला गया इसको? दुदू मियाँ। वो जब इस आंदोलन को लेकर के आता दूसरा चरण में, तो पहला जो चरण है एक तरह से क्या है, आंतरिक सामाजिक सुधार है, उसको आप उदारवादी चरण के नाम से भी कह सकते हैं। यहाँ जो चरण आया, जब इस चरण में आया तो यहाँ पर ये चरण जो हो गया वो अधिक आक्रामक हो गया और वहां जो समाज सुधार की प्रक्रिया थी, यहाँ तक आते आते ये जो आंदोलन है वो आंदोलन जो है वो जमींदार विरोधी हो गया। हाँ, लगान न देने वाला आंदोलन हो गया। यहाँ पर जो है वो अधिक हिंसक हुआ और 62 में इसकी मृत्यु जब हुई तो उसके बाद आंदोलन धीरे धीरे ये कमजोर पड़ने लगा। तो प्रथम चरण का नेतृत्व हाजी शरीयतुल्लाह ने किया। उद्देश्य इसका आंतरिक समाज सुधार है। दूसरे चरण में इनके पुत्र दुदू मियाँ ने किया। यहाँ पर आंदोलन थोड़ा आक्रामक हुआ और अंत में 1862 में इनकी मृत्यु के बाद ये आंदोलन लगभग वो समाप्त हो गया। बस इसको इसी तरह से बना लीजिए, ज्यादा कुछ नहीं करना। प्रथम चरण, द्वितीय चरण। प्रथम चरण में हाजी शरीयतुल्लाह और फिर दूसरे चरण में उनका बेटा है दुदू मियाँ। और वहां आंदोलन जो हुआ उसका नीचे थोड़ा परिवर्तित हुआ। पहले चरण में उदारवादी आंदोलन उसको कह सकते हैं, दूसरे में क्या है वो हिंसक आंदोलन हुआ। अगला आंदोलन पागलपंथी आंदोलन। पागलपंथी आंदोलन। पागलपंथी आंदोलन।
पागलपंथी आंदोलन। पहले देखिए कि पागलपंथी कौन थे। ठीक है, तो ये उत्तर पूर्वी भारत का एक संप्रदाय है और उत्तरी भारत में इसको करमशाह ने चलाया। करमशाह, और बाद में उसका उत्तराधिकारी और पुत्र जो उसका है टीपू मीर, उसके द्वारा इसको आगे बढ़ाया गया। तो पहले लिखिए पागलपंथी संप्रदाय में, पागलपंथी मूल रूप से, पागलपंथी मुख्य रूप से, पागलपंथी मुख्य रूप से एक धार्मिक संप्रदाय था जिसे 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 उत्तरी बंगाल में करमशाह के द्वारा चलाया गया। 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 विद्रोह का क्षेत्र, विद्रोह का क्षेत्र बंगाल का मेमनपुर, मेमनपुर तथा शेरपुर जिला था। मेमनपुर तथा शेरपुर जिला था। यह क्षेत्र मूल रूप से गारो, हजांग तथा होदी जनजातियों का क्षेत्र था। गारो, हजांग तथा होदी जनजातियों का क्षेत्र था। पागलपंथी विद्रोह के नेता, अब थोड़ा यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली समझिए। देखिए ये जो पागलपंथी विद्रोह है, इस पागलपंथी विद्रोह के 3 चरण देखे जा सकते हैं। इस चरण में दर्शन का विकास हुआ। इस दर्शन को सैद्धांतिक रूप से यहाँ पर आगे बढ़ाया, और ये तीसरा चरण में जो यहाँ के ट्राइब मुख्य रूप से हैं, उस ट्राइब के बीच में से नेता निकल करके आए और उन्होंने आंदोलन को आगे बढ़ाया। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि पागलपंथी विद्रोह की शुरुआत किसने करी थी? करमशाह के द्वारा की गई थी। और करमशाह के साथ साथ उनकी पत्नी की भी भूमिका महत्वपूर्ण है। उनकी पत्नी का नाम चांद बीबी था, और ये उस समाज में इतना महत्वपूर्ण थी अपने मसीहाई आंदोलन के लिए, अपने क्रियाकलाप के लिए। उन्हें पीर माता के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये पीर माता की परंपरा यहाँ पर है। तो चांद बीबी का ही दूसरा नाम क्या है? वो पीर माता है। और इनके द्वारा एक तरह से कह सकते हैं कि ये दार्शनिक सुधार की प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ी। ठीक है, तो दार्शनिक पृष्ठभूमि इन्होंने बना करके तैयार किया। इसमें जो सूफी परंपरा है, कादरी परंपरा,
और कादरी परंपरा के जो संत हैं जिनका नाम है मजनू शाह, और मजनू शाह के द्वारा ये परंपरा या दर्शन की परंपरा जो है वो आगे बढ़ी। तो यहाँ पागलपंथी का दार्शनिक पृष्ठभूमि इस तरह से तैयार हो गई। इसके बाद क्या हुआ, ये परंपरा आगे बढ़ी और इसी परंपरा में जो करम शाह है ना, करम शाह, और उनके बाद उनका बेटा जो है ये टीपू शाह, हाँ टीपू शाह हुआ। और टीपू शाह ने पहली बार ये घोषित किया कि समस्त भूमि क्या है, अल्लाह की देन है। अगर समस्त भूमि अल्लाह की देन है, इसका मतलब क्या है कि हम टैक्सेशन नहीं देंगे। हाँ, हम क्या करेंगे, हमको किसी भी तरह से टैक्सेशन नहीं देंगे। और जब टैक्सेशन नहीं देने की बात आ गई, सीधी सी बात है, इसका मतलब जमींदारों का भी विद्रोह हुआ और ये सरकार का भी विद्रोह हुआ। ये जमींदार का भी विद्रोह हो गया और ये सरकार का भी विद्रोह हो गया। हाँ, तो दोनों का विद्रोह होना स्वाभाविक है। 52 में इनकी मृत्यु हुई, 52 में इनकी मृत्यु हुई। अब जो आंदोलन है, वहां का जो ट्राइब परंपरा के लोग हैं, हुदी परंपरा, और हुदी परंपरा में एक नाम है जनकू दरबार और दूसरा नाम है दुवराज पाथर ना, और इनके द्वारा यह आंदोलन किया गया। और आपको मजेदार बात बताएं कि इन लोगों का आंदोलन इतना महत्वपूर्ण रहा ना कि इस क्षेत्र में 2 वर्षों तक सरकार एक पैसा भी वसूली नहीं कर पाई। 2 साल की बात कर रहे हैं ना, 2 साल वो टैक्सेशन नहीं ले पाई। ये कम बड़ी बात नहीं थी, 2 साल तक सरकार उस क्षेत्र से टैक्सेशन को वसूलने में सक्षम नहीं हो पाई। अब होता क्या कि इन सब परंपराओं को, इन सब आंदोलनों को बहुत कम में समेटा जाता है। पागलपंथी विद्रोह कौन था, तो आधा तो सुन के ही हंस देते हैं कि अरे पागलपंथी, और अंग्रेजी ट्रांसलेशन इसका हो जाएगा कौन से लोग हैं ना जो मैड पाथ को मानते हैं। अरे बाप रे बार इंग्लिश ट्रांसलेशन। हाँ, अब पागलपंथी को मैड पाथ आप जब करेंगे तो फिर बातें तो बतंगड़ हो जाएगा। हाँ, पागलपंथी का अगर इंग्लिश वर्जन करेंगे तो क्या बोलेंगे आप कि ऐसे लोग हैं जिनका पाथ क्या है, पागलों वाला पाथ, मैड पाथ है। तो आपको कितना हल्का लगेगा, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए पागलपंथी कौन है। वैसे भी देखिए, जो चैतन्य की परंपरा थी, चैतन्य की परंपरा में जब मुस्लिम बंगाल में शामिल हुआ तो उसी को बाउल परंपरा कहते थे। जो बाउल परंपरा है उसी को ग्रामीण भाषा में बाउर परंपरा कहते हैं, और जो बाउर परंपरा है उसी को गांव वाले बौरहवा कहते हैं, और बौरहवा को ही पागल कहते हैं। अब थोड़ा उल्टा देखिए, जो बौरहवा है, जो पागल है, वही बाउल है, वही बाउर है, वो शंकराचार्य के अनुयायी है। तो अब वही है कि किसी चीज को अगर गहराई में लेंगे तो लगेगा कि हाँ अरे कौन से लोग हैं, स्वतः ही ले लीजिए, इंग्लिश ट्रांसलेशन कर लीजिए, मैड पाथ को मानने वाले हैं, खी हंस दीजिए, काम खत्म ना। इन लोगों पे लोगों को इतना तक विश्वास था कि बाद में जैसे देवरवा बाबा की परंपरा आएगी, किसी को छू दिए तो उसका रोग समाप्त हुआ। ये सब मसीहाई हैं, करम शाह वगैरह, टीपू शाह वगैरह लोगों का इलाज करते थे, उपदेश देते थे, लोगों का रोग ठीक हो जाता था, ऐसा मान्यता है। ये मसीहाई आंदोलन इसको बोलते हैं। ये मसीहाई आंदोलन, बाद में गांधी जी भी मसीहाई आंदोलन है। गांधी जी भी लोगों के दुखों को दूर करने लगे, तमाम तरह की उनके बारे में भी चीजें आई। तो ये अपने आप में एक अनोखा तत्व है कि उस समय लोग इनको इतना मानने लगे। इनकी पत्नी चांद बीबी है, उनको मानते थे जैसे वो पीर हैं, ये पीरों की माता है, उनको पीर माता का दर्जा हुआ। करम शाह की मृत्यु के बाद अपने बेटे को लेकर के आंदोलन को इन्होंने ही आगे बढ़ाया, टीपू शाह को। और टीपू सुल्तान शाह ने पहली बार ये कॉन्सेप्ट दिया कि नहीं, ऐसा है कि भूमि अल्लाह की है, और भूमि अल्लाह की है तब टैक्स हम नहीं देंगे, एकदम किसी भी तरह से नहीं देंगे। और टैक्स नहीं देंगे तो जमींदारों से भी संघर्ष होगा, इसका भी होगा। उसके बाद फिर खुद ही परंपरा वाले आ गए, जनकू दरबार, दोबराज पाथर। तो पागलपंथी संप्रदाय से ये लोग फिर आगे जुड़े। 2 साल तक सरकार को यहाँ पे टैक्सेशन मिला नहीं।
ये पूरी परंपरा जो है जिसको हम पागलपंथी विद्रोह के नाम से जानते हैं। दीपक कोई क्वेश्चंस? हाँ सर, ये जो इन आंदोलनों के नामकरण थे, ये इतिहासकारों के द्वारा ही किए गए होंगे ना? एकदम। मतलब वो आंदोलन करने वालों की वो इसमें भूमिका तो रही नहीं होगी कुछ? ना ना, एकदम नहीं। इसमें मतलब ये नाम रखा गया पागलपंथी हाँ, विद्रोही तो का? पागलपंथी का मतलब तो वो एक हमारा संप्रदाय नहीं है। हाँ, नहीं, तो वो मतलब इसका नाम जो पागलपंथी, ये तो इतिहासकार हम के इसके। इतिहासकारों ने किया ना भाई। जी विद्रोह जी। वाले थोड़ा बोले कि हमारा 1857 का विद्रोह है। नहीं, ये नाम जो फिर इतिहासकार तो कुछ और नाम रख सकता था ना, ये नहीं तो पागलपंथी क्यों, विद्रोह रख। पागलपंथी गड़बड़ थोड़ा है। पागलपंथी जो नहीं समझते हैं वो ना समझ रहे हैं कि पागलपंथी गड़बड़ है। और वैसे भी किसी काम में सफलता तभी मिलेगी ना जब आप पागल होंगे। जी। दुनिया को होश वालों ने दिया है कि पागलों ने दिया है? और आप तो साहित्यकार टाइप भी आदमी है, तो जगजीत सिंह को सुनिए। कैसे होश वालों, कैसे वो गजल है, होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है। बेखुदी क्या चीज है, इससे पता नहीं कीजिए फिर कैसे। समझिए। हाँ, इश्क कीजिए फिर समझिए। हाँ। बेखुदी क्या चीज है। हाँ, पागलपंथी क्या चीज है। तो ये तो बड़ा यूनिक तत्व है, बिना इसके तो हम कुछ पा ही नहीं सकते ना। लेकिन जी। इनको फिर हल्का करके दिखाया जाता ना। तो अब देखिए कि पूरी परंपरा जो है ये कैसी परंपरा विकसित हुई। तो 3 चरण इसके आंदोलन के देखे जा सकते हैं। थोड़ा जल्दी से छापिए तो। पागलपंथी सर विद्रोह के दौरान, बस 2 मिनट लिख लेते हैं फिर बात करते हैं। पागलपंथी ओके विद्रोह के सर। दौरान, पागलपंथी विद्रोह के दौरान विद्रोह के 3 चरण देखने को मिलते हैं। विद्रोह के 3 चरण देखने को मिलते हैं। 3 चरण देखने को मिलते हैं। डैश नीचे लिखिए प्रथम चरण। प्रथम चरण में करमशाह, कादिरी परंपरा के मजनू शाह, मजनू शाह, मजनू शाह, आदि की भूमिका देखी गई। दूसरा चरण, करमशाह की मृत्यु के बाद, करमशाह की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी चांद बीबी, उनकी पत्नी चांद बीबी, जिन्हें प्रायः पीर माता कहा जाता था, पीर माता कहा जाता था, ने अपने बेटे टीपू के माध्यम से आंदोलन को आगे बढ़ाया। टीपू के माध्यम से आंदोलन आगे बढ़ाया। के माध्यम से आंदोलन आगे बढ़ाया। आंदोलन आगे बढ़ाया। आंदोलन आगे बढ़ाया। और उन्होंने घोषित किया कि समस्त भूमि अल्लाह की देन है। समस्त भूमि अल्लाह की देन है।
अल्लाह की देन है। तीसरा चरण, टीपू शाह की मृत्यु के बाद होदी परंपरा के जनकू दरबार तथा दोबराज पाथर ने आंदोलन को आगे बढ़ाया और सरकार 2 वर्षों तक इन क्षेत्रों में राजस्व की वसूली नहीं कर पाई। अगला जो आंदोलन है उसको हेडिंग डालिए, वहाबी आंदोलन या इसी को बोलते हैं सल्फी आंदोलन। वहाबी आंदोलन या इसी को बोलते हैं सल्फी आंदोलन। सल्फी आंदोलन। हाँ, अब दीदी पूछिए, आप क्या पूछ रहे थे, पूछिए। आवाज बहुत फंस रही है, सब शब्द नहीं साफ हो रहे हैं, थोड़ा माइक्रोफोन वगैरह साइड। हाँ नहीं, बहुत कट कट के आ रही है आवाज, फिर भी एक प्रयास करिए और। आवाज आपकी एकदम कट रही है, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा शब्द क्या मतलब आप बोल रहे हैं। आवाज आ रही है? हाँ थोड़ी सी ठीक हुई है। अच्छा, ये कह रहे थे हाँ हाँ, भारती जिन्होंने अंग्रेजी में कविता लिखी, जो है हरियाणा। आगे वाली बात हमको आप मैसेज करिए उस पे, व्हाट्सएप पे मैं बताता हूँ, ठीक है। ओके सर। हाँ वो आवाज एकदम कट रही है, ठीक है, तो आप उसको मैसेज करिएगा, मैं बता देता हूँ। सर एक चीज हमको बताइए। हाँ जल्दी बताइए। सर ये जो जनता का विद्रोह है, ये क्यों 800 के बाद नहीं दिखाई पड़ता है? इस पर क्यों 1500-1600? हाँ, जैसे दिल्ली सल्तनत है, मुगल साम्राज्य है, इन पे इन लोग स्थानीय लोग विद्रोह, यहाँ पे विद्रोह की परंपरा नहीं मिलती है क्यों? विद्रोह की परंपरा इसलिए नहीं मिलती है कि सीधी सी बात है कि राजा जब हमारा रहेगा तो हम विद्रोह क्यों करें। उनको धीरे धीरे समझ में आ गया है कि बाहर के लोग हैं। नहीं, मौलिक रूप से कहाँ अपना था? कौन मौलिक रूप से क्यों नहीं अपना था? दिल्ली सल्तनत में जो तुर्की आए तो कहाँ मोहम्मद ऐसी से आए, वो कहाँ वो से, तो मुगल कहाँ आपके से? लिए बाहर से आए थे ना, हमको बस राजा क्या माना, हमको अच्छा ये बताइए कि सपा का सरकार सही है कि बसपा की सरकार सही, हमको कोई मतलब नहीं है। जो व्यवस्था दे दे वो हमारा है, हमको लग जाए कि हमारे लिए काम कर रहा है तो सही है। सामान्य तो जनता को मतलब उस कालखंड में कोई मतलब स्थानीय विरोध होते ही नहीं थे, ना विद्रोह ना, होते ही वो नहीं थे? इस रूप में कि राजा जो है वो जनता के पास होता था और उसकी जो जी प्रवृत्ति होती थी वो इस रूप में शोषण की प्रवृत्ति नहीं होती थी। दूसरा क्या है, जो परिवर्तन भी हुए वो पहले के परिवर्तनों से बस थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। अंग्रेजों के आने के साथ क्या हुआ, परिवर्तन एकदम अलग हो गया। जैसे हिंदू मुस्लिम संस्कृति में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं हुए, राजस्व व्यवस्था उसी तरह से रही, जी जमींदार उसी तरह से रहे, सब लोग उसी तरह से रहे। अंग्रेजों के आने के साथ जो पहले की संस्कृति थी एकदम चेंज हो गई। जी
पहले की परंपरा जो चेंज हो गई, तो सीधी सी बात है वहां पर विद्रोह की परंपरा इससे ज्यादा दिखती है। हिंदू परंपरा में, मुस्लिम परंपरा में बहुत अधिक चेंजेज नहीं हुए। देखिए जमींदार पहले भी था, जमींदार अभी भी है। तो सामान्य आदमी को इससे थोड़ा मतलब कि राजा कौन है, वो तो जो उसको लास्ट आदमी से वो अटैच है उसका स्वभाव देखता है। जमींदार पहले भी टैक्सेशन ले जाता था, अभी भी टैक्सेशन ले जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने थोड़ा चेंज करने का प्रयास किया लेकिन वो सफल नहीं रहा। फिर से वो आ गए मुखिया, गयासुद्दीन तुगलक के समय फिर से मुखिया आ गए, वो मुखिया फिर बने रहे, वो फिर मुखिया वो बने रहे उसी तरह से। तो परिवर्तन जब तीव्र होता है, तेज होता है, तो उसमें विद्रोह की संभावना रहती है, और परिवर्तन अगर तीव्र नहीं होगा तो फिर विद्रोह की संभावना कम रहती है। ठीक है जी। ठीक। मुलाकात होगी शाम को, पढ़िए आप। सर इसका मिल जाएगा पीडीएफ हाँ आज हाँ ना? मिल जाएगा। ठीक।